सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष पालीवाल और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर था उसके हम लोग अगले पार्ट में आ गए थे। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में देखा है, लास्ट क्लास में हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे थे और उसमें लेडिक सेल्स की बात आई थी। ठीक है, हमारे लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट। और उसमें हमने बोला था एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है और ये एंड्रोजन हार्मोन जो है ये मेल हार्मोन है। मेल बॉडी में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट और स्पर्म फॉर्मेशन या बोला जाए स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने एंडोक्राइन सिस्टम जो है चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट हार्मोन है। सो अगर हम मेल के बारे में बात करें तो मेल की बॉडी में मेल कैरेक्टर के लिए यही एक अकेला हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो अलग अलग हार्मोन होते हैं जो अलग अलग फीमेल कैरेक्टर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मेल में एंड्रोजन हार्मोन ही अकेला ऐसा हार्मोन है जो मेल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसेसरी डक्ट, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ऑर्गन्स का एक पार्ट है। एसेसरी डक्ट्स का मतलब सपोर्टिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो डक्ट फॉर्म में पाई जाती हैं उन्हें एसेसरी डक्ट कहते हैं। और इस एसेसरी डक्ट सिस्टम में कई जो है पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं रीटी टेस्टिस जो है। रीटी टेस्टिस ये क्या होती हैं? नेटवर्क लाइक जो डक्ट्स का इरेगुलर कैविटीज़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं रीटी टेस्टिस और इसका इरेगुलर कैविटीज़ जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर ये रीटी टेस्टिस ओपन होती हैं थिन ट्यूब्स में और इन थिन ट्यूब्स को वासा एफरेंशिया कहते हैं। दे आर सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स। ये फाइन ट्यूब्यूल्स का पूरा एक सीरीज है जिन्हें हम वासा एफरेंशिया कहते हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो ट्यूब्यूल ओपन होता है रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस ओपन होकर फॉर्म करती हैं वासा एफरेंशिया और वासा एफरेंशिया आगे टेस्टिस का हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। ठीक है, एपिडिडाइमस के पार्ट्स के बारे में हमने बात करी थी। एंड एपिडिडाइमस स्टोर स्पर्म टेम्पररली। तो स्पर्म जो है फॉर्मेशन के बाद और इजैकुलेशन से पहले, ठीक है, फॉर्मेशन के बाद और इजैकुलेशन से पहले जो स्पर्म है वो रहता है कहाँ पे? एपिडिडाइमस में। और इसलिए हमें याद रखना है कि जब भी इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म जो है एपिडिडाइमस से रिलीज होकर इजैकुलेट होता है। और एपिडिडाइमस का जो एपिथीलियम है वो ग्लाइकोप्रोटीन भी सिक्रीट करता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पर्म के डेवलपमेंट में, उसके मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है। और एपिडिडाइमस से आगे जब ये स्पर्म, अगर हम बात करें इसके कंडक्शन का पाथवे, तो वास्ट डिफरेंस जो है डक्ट ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं जो स्पर्म को आगे इंग्यूनल कैनाल या बोला जाए स्क्रोटल कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी की तरफ लेके जाती हैं। आगे जब हम बात करें एक स्ट्रक्चर में, यहाँ पर बात आई थी कि जब भी एब्डोमिनल कैविटी में जाती हैं तो दोनों वास्ट डिफरेंस फ्यूज़ करती हैं। ठीक है, दोनों वास्ट डिफरेंस फ्यूज़ करती हैं। कहाँ फ्यूज़ करती हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड में। सो दोनों वास्ट डिफरेंस फ्यूज़ करती हैं और उनके फ्यूज़ करने से एक कॉमन ट्यूब बनता है जिसे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस कितनी होती हैं? दोनों फ्यूज़ करके एक डक्ट बनाती हैं जिसे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात को हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पर्म का जो कंडक्शन है फॉर्मेशन के बाद, तो वो एसेसरी डक्ट के किस पाथवे से होता है, यानी कौन कौन से पाथवे एक एक करके उसके स्पर्म के पैसेज में मिलते जाते हैं। तो सबसे पहले
स्पर्म का साइट ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे अगर हम निकलता है जब स्पर्म, तो नेटवर्क लाइक कैविटीज़, इरेगुलर कैविटीज़ में जाता है। रीटी टेस्टिस हमने पढ़ा। रीटी टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमस। अभी हमने उसका फंक्शन पढ़ा। एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, कहाँ जाता है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है दोनों वास डिफरेंस के फ्यूज़ होने से। और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके फॉर्म करती है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरेथ्रा की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है, जिसे हम यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं, जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की, उस ओपनिंग को यूरेथ्रल मिएटस कहा जाता है। अब इस पूरे पाथवे में हमने पढ़ा है 3 तरह के ग्लैंड भी मिलते हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। हमने पढ़ा है, इनके फंक्शन अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 ग्लैंड दिख रहे हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। मेल में मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन दिख रहा है। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, और इनका जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द यूरेथ्रा रिसीव द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड एंड पासेस थ्रू द पेनिस। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड से डक्ट आती है और जो काउपर्स ग्लैंड से डक्ट आती है, वो दोनों डक्ट फ्यूज़ करती हैं, और फ्यूज़ करने से जो है यूरेथ्रा का फॉर्मेशन होता है, और यूरेथ्रा फिर बाहर रिलीज़ होता है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन में, जिसे हम पेनिस कहते हैं, उसको भी हम डिटेल स्ट्रक्चर में देखेंगे, और पास करता है पेनिस से, और इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मिएटस, जिससे कि स्पर्म या यूरिन का रिलीज़ होता है बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये हमें पैसेज याद रखना है। इसके पैसेज से क्वेश्चन आता है, कौन पहले है कौन बाद में, तो बड़ा सिंपल है। अगर हम बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रीटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा रेफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा की आउटर ओपनिंग यूरेथ्रल मिएटस। इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है, इसी पाथवे, इसी सीक्वेंस के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। भाई एसेसरी ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स? जो अभी हमने पढ़ा 3 ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल और काउपर्स ग्लैंड। सो एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड करते हैं अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल, 1 पेयर पाए जाते हैं, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड एंड 1 पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड विच आर ऑल्सो नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर ये तीनों ग्लैंड अलग अलग तरह के सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं, जो स्पर्म के पैसेज में या उसके मैच्योरेशन में या उसके सर्वाइवल में अलग अलग तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैसे रोल प्ले करते हैं? सबसे पहले देयर कलेक्टिव सिक्रीशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। ये बात हो रही है किसकी? सेमिनल वेसाइकल की। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल से जो सब्सटेंस सिक्रीट होता है, उस सब्सटेंस को हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। याद रखना है, सेमिनल वेसाइकल से सिक्रीट होता है सेमिनल प्लाज्मा, एक वाइट कलर का विस्कस फ्लूइड, और इस वाइट कलर के विस्कस फ्लूइड में फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम और एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर हम बात करें फ्रक्टोज क्यों पाया जाता है, तो फ्रक्टोज स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, ये क्वेश्चन बन के आता है। कैल्शियम के पाए जाने से क्या होता है भाई? कैल्शियम के पाए जाने से होता क्या है कि आगे चल के कैल्शियम एक क्लॉटिंग फैक्टर भी है, और आगे जाके जब सीमेन का इजैकुलेशन होता है बॉडी से, तो उसमें क्लॉट करने की एक्टिविटी पाई जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फैक्टर लाइक कैल्शियम। तो उसके लिए कई फिब्रिनोजेन भी इन्वॉल्व है, लेकिन कैल्शियम यहाँ पर प्रेजेंट है जो कोगुलेशन कराता है
और बात आती है कि सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन, यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो सेमिनल वेसाइकल से प्लाज्मा रिलीज हो रहा है वो सेमिनल प्लाज्मा और जो स्पर्म सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आ रही हैं, इन सब को मिलाकर क्या कहा जाता है, सीमेन। लेकिन इसके साथ साथ सीमेन ऑल्सो कंटेन, ये पॉइंट हमें नोट करना है, सीमेन सेमिनल प्लाज्मा के साथ साथ ये ऑल्सो क्या कंटेन करता है, प्रोस्टेट फ्लूइड। क्या कंटेन करता है, प्रोस्टेट फ्लूइड। प्रोस्टेट फ्लूइड और प्रोस्टेट फ्लूइड के साथ साथ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड। तो ये सब मिलकर बनते हैं सीमेन, ठीक है, सीमेन जो इजैकुलेट होता है। अच्छा, सीमेन और स्पर्म दोनों अलग चीज़ है। सीमेन वो टोटल जो सब्सटेंस इजैकुलेट होता है उसे सीमेन कहा जाता है, और उसमें जो सेल्स होती हैं, जो लाइव सेल्स होती हैं विच आर गैमीट सेल्स, दे आर स्पर्म सेल्स, ठीक है। तो कॉमनली हम सीमेन को स्पर्म रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सीमेन अलग चीज़ होता है और स्पर्म अलग होता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। एसेसरी ग्लैंड में तो सेमिनल प्लाज्मा के हम फंक्शंस देखते हैं भाई। सबसे पहला फंक्शन, सीमेन का जो मैक्सिमम पार्ट बनता है, वो जो फ्लूइड पार्ट है वो बनता है सेमिनल प्लाज्मा से, और सेमिनल प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये एक मीडियम की तरह काम करता है। सो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म बाय वर्किंग एज ए मीडियम, ठीक है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो। दूसरा, सप्लाई न्यूट्रिएंट टू स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। फ्रक्टोज हमने देखा भाई, फ्रक्टोज एज ए न्यूट्रिएंट काम करता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भाई फ्रक्टोज। प्रोवाइड अल्कलिनिटी टू काउंटरएक्ट एसिडिटी ऑफ यूटेरस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। एक्चुअली जो हमारी स्पर्म सेल्स हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है। तो वो अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, तो कई कंपोनेंट हैं जो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, एंड वन ऑफ द कंपोनेंट इज पीएच ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का पीएच एक कंपोनेंट है जो स्पर्म सेल को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी सर्वाइविंग कैपेबिलिटी मेंटेन होती है। तो अगर अल्कलाइन नहीं होंगे, एसिडिक होंगे, तो स्पर्म सेल्स जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी या उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो मोबिलिटी भी कम हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, जिससे कि रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन की चांसेस रिड्यूस हो सकती हैं। तो अल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करना स्पर्म सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो ये काउपर्स ग्लैंड की बात हो रही है। काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो एक ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशन होता है, कलरलेस ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशन, जो कॉपुलेशन के समय फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और याद रखना है कि जो काउपर्स ग्लैंड का फ्लूइड है दैट इज रिलीज्ड बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा और सीमेन, ठीक है। तो ये फ्लूइड पहले रिलीज होता है जिससे कि ल्यूब्रिकेटिंग एक्शन परफॉर्म करता है। और जो अल्कलाइन मीडियम की हमने बात करी, अल्कलाइन मीडियम मेंटेन करना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन है, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसलिए मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। और ल्यूब्रिकेशन बिफोर इजैकुलेशन, कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के टाइम पे ल्यूब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कॉपुलेशन के बाद इजैकुलेशन होता है। सो ऐसा भी पाया गया है, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कि कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि इजैकुलेशन से पहले भी कुछ स्पर्म सेल्स होती हैं जो काउपर्स ग्लैंड में रहती हैं, और वो काउपर्स ग्लैंड में पाई जाने वाली स्पर्म सेल्स इजैकुलेशन से पहले ही रिलीज हो जाती हैं विथ फ्लूइड ऑफ काउपर्स ग्लैंड। तो इसकी वजह से एक क्वेश्चन आएगा, मैं डिस्कस करूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तब इस पॉइंट को याद रखना है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अब होता क्या है कि जैसे अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो मैं आशीष पालीवाल पूरी बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ठीक है, पूरी बायोलॉजी में जूलॉजी भी मैं पढ़ाता हूँ, बॉटनी भी मैं पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मुझे ये आइडिया है
कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जूलॉजी का जो कहीं बॉटनी के किसी पार्ट से, किसी टॉपिक से रिलेटेड है, और यही नहीं, जूलॉजी में ही वो कोई चैप्टर में एक पॉइंट आया, वो किसी दूसरे चैप्टर के किसी एक पॉइंट से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर ये चीज़ है, ये बॉटनी में भी कैसे रिलेटेड है और वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स को कैसे बनाती है। तो ये सब भी हम एक साथ स्टडी करते हुए चलते हैं और एक टीचर से पढ़ने का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस याद रखना है, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास्ट डिफरेंस हमने बोला था, ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करते हैं, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट हेल्प फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो ये सब किस चीज में हेल्प करते हैं? इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड इन मेकिंग द स्पर्म मोटाइल, स्पर्म को मोटाइल बनाने के लिए और उसके मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। तो इनका फंक्शन हमें याद रखना है। साथ ही प्रोस्टेट ग्लैंड का मैंने बताया एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करने का, और काउपर्स ग्लैंड का बताया कि ये ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगले पार्ट में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे हम कहते हैं पेनिस एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन या मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। इट इज़ ए कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन मेल। और ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इट इज़ मेड अप ऑफ इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, किसका बना होता है? इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। ये हमें याद रखना है, जिसकी वजह से इसकी जो मसल्स होती हैं उसके अंदर साइनसेस कैविटी पाई जाती हैं, और जब उन साइनसेस कैविटी में ब्लड फिल्ड होता है तो ब्लड फिल्ड होने की वजह से ही उसमें इरेक्शन पाया जाता है। ठीक है, सो ब्लड फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं इनकी मसल्स में, और इसी की वजह से ये स्पॉन्जी टिश्यू बन पाते हैं। व्हेन स्पॉन्जी टिश्यू इज फिल्ड विथ ब्लड, जब ये स्पॉन्जी टिश्यू ब्लड से फिल्ड होता है, देन उसका साइज इंक्रीज होता है एंड पेनिस बिकम इरेक्ट, और इरेक्ट पेनिस फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन को। इंसेमिनेशन क्या हो गया? इंसेमिनेशन हो गया द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सीमेन इनटू वेजाइना, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक या वेजाइना में सीमेन को रिलीज करने का जो प्रोसेस है उसे इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब पेनिस की बात करें तो पेनिस के टिप ऑफ पेनिस कंटेन अ कोन शेप स्ट्रक्चर। कोन शेप स्मूथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। एंड दिस ग्लैंस पेनिस इज वन ऑफ द, बोला जाए, हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, एंड इट इज ब्रॉड पार्ट प्रेजेंट एज कोन एट द टिप ऑफ पेनिस, एंड दिस इज कवर्ड बाई अ लूज फोरस्किन। एक लूज फोरस्किन से ये कवर्ड होता है, और उस लूज फोरस्किन को फोरस्किन या प्रिप्यूस कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रिप्यूस इज द टर्म गिवन टू द लूज फोरस्किन कवरिंग ग्लैंस पेनिस। तो ग्लैंस पेनिस को कवर कर रहा है, और ग्लैंस पेनिस हमने बताया ब्रॉड कोनिकल शेप, सेंसिटिव पार्ट एंड प्रेजेंट एंटीरियर पोजीशन ऑफ पेनिस, और इसीलिए इसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है या हेड ऑफ पेनिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी हम केवल एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम फिजियोलॉजी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अभी एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, वैसे ही एनाटॉमी हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनकी फिजियोलॉजी और फंक्शनिंग को देखेंगे। तो मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यूरोजेनेटल सिस्टम होता है, और ऐसा फीमेल में नहीं पाया जाता। फीमेल में यूरिनल सिस्टम अलग होता है और जेनाइटल सिस्टम अलग होता है। यहाँ पर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाते हैं वो है ओवरीज, क्योंकि आप याद करो मैंने बोला था 3 कैरेक्टर होने चाहिए, और आपने अगर नोट्स बना रहा तो वो 3 कैरेक्टर आपको याद होंगे। कौन कौन से 3 कैरेक्टर? बर्थ से प्रेजेंट होना चाहिए, गैमीट बनाना चाहिए, और सेक्सुअल हार्मोन का सिक्रीशन करना चाहिए।
तो ये तीनों फंक्शन ओवरीज परफॉर्म करती हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। उसके अलावा जो भी पार्ट है ये सभी एसेसरी पार्ट है, क्योंकि ये गैमीट के ट्रांसपोर्ट या उनके पैसेज में हेल्प करते हैं, उनकी पासिंग में हेल्प करते हैं। क्या क्या मिलता है एसेसरी पार्ट में? तो डक्ट भी मिलती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी मिलते हैं। डिस्कस करते हैं। डक्ट में सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब या जिसे हम कहते हैं ओविडक्ट, 1 पेयर प्रेजेंट होती हैं, 2 होती हैं, एक लेफ्ट ओवरी की तरफ और एक राइट ओवरी की तरफ। मैंने बताया ओवरी भी 2 होती हैं, एब्डोमिनल एंटीरियर पोर्शन में एक, लोअर एब्डोमिनल एंटीरियर पोर्शन में एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यूटेरस वो पार्ट है जो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है और जहाँ पर दोनों फेलोपियन ट्यूब ओपन होती हैं। डिटेल हम आगे देखेंगे। वेजाइना इज़ हम बोल सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एंटीरियर टू यूटेरस, यूटेरस के एंटीरियर में प्रेजेंट होती हैं, जिसे वेजाइना कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, जिनको हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तभी हमें इनका पोजीशन और इनका फंक्शन हमें यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। सो टेस्टिस की बात करें, सो दे लाई इन लोअर एब्डोमिनन, लोअर एब्डोमिन में एंटीरियर साइड में लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, 1 ऑन लेफ्ट साइड एंड अदर ऑन द राइट साइड। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जो कि स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। ठीक है, इन्हें स्टेरॉयडल ओवेरियन हार्मोन भी कहा जाता है, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इनका जो लेंथ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर का पाया जाता है। और याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कि ओवरीज भी अपनी पोजीशन पर फिक्स होती हैं। फीमेल में लोअर एब्डोमेन में ओवरीज अपनी पोजीशन पर फिक्स होती हैं एंड दे आर कनेक्टेड विथ वॉल ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस। तो एक तरफ पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती हैं, दूसरी तरफ यूटेरस से कनेक्ट होती हैं। तो कौन कनेक्ट करता है इनको? लिगामेंट। ठीक है, कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट, जिसे मेजर लिगामेंट कहा जाता है। याद रखना, अगर याद हो जाए तो मेजर लिगामेंट कहा जाता है। तो ये लिगामेंट है जो ओवरी को अपनी पोजीशन पर फिक्स रखता है और एक तरफ उसे एब्डोमेन की वॉल से अटैच रखता है और दूसरी तरफ उसे यूटेरस से अटैच रखता है। ठीक है, लिगामेंट। तो अगर हम फीमेल में बात करें ओवरी की, तो फीमेल में ओवरी का जो फॉर्मेशन है वो तो एम्ब्रियो स्टेज में हो जाता है और ये गैमीट बनाना यानी गैमीट फॉर्मेशन भी ओवरीज में एम्ब्रियो स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। मेल में तो जो गैमीट फॉर्मेशन है वो एज ऑफ प्यूबर्टी यानी एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में जो गैमीट फॉर्मेशन है वो फीमेल में उनकी एम्ब्रियो स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। और ये हम पढ़ेंगे आगे जब इनकी फंक्शनिंग या इनकी फिजियोलॉजी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम में हमें लिगामेंट दिख रहा है। हाँ, शेप जो है आलमंड शेप बोलते हैं ओवरी का और इनका लेंथ जो है 2 to 4 सेंटीमीटर का पाया जाता है। डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो हमें ओवरी से अटैच फेलोपियन ट्यूब दिख रही हैं और फेलोपियन ट्यूब इनको जो है सराउंड करती हैं और फेलोपियन ट्यूब में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें फिम्ब्रिये कहा जाता है। ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पर। फिम्ब्रिये पाया जाता है। आगे देखते हैं ओवरी में। सो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवरी में एक थिन कवरिंग, यहाँ पर भी एक फाइब्रस कवरिंग होती है। कौन सी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया पाई जाती है और ये कवरिंग है जो ओवरी को सराउंड करती है। और इसके अंदर वाला जो पार्ट है ओवरी के इंटरनल पार्ट जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा है। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं।
और स्ट्रोमा हैज़ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो कवरिंग के नीचे का जो पूरा पार्ट है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स और अंदर वाला पार्ट मेडुला। ठीक है, अंदर वाला पार्ट क्या हो जाता है, मेडुला, याद रखना है। ठीक है, ऐसा ब्रेन में भी था, ब्रेन में भी आउटर पार्ट कॉर्टेक्स इनर पार्ट मेडुला, ऐसा एड्रिनल ग्लैंड में भी था, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स इनर पार्ट मेडुला, और ऐसा ओवरी में भी मिलता है, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला। द ओवरी कंटेन ग्रुप ऑफ ओवेरियन और ग्रेफियन फॉलिकल। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं। ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स का ग्रुप पाया जाता है, और जब ये ओवेरियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो जाती हैं तब इन्हें ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ओवेरियन फॉलिकल इमैच्योर स्टेज होती है, ग्रेफियन फॉलिकल उसकी मैच्योर स्टेज होती है। एक ओवेरियन फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल है क्या, देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम ओवरी की बात करेंगे, सो ओवरी में जब भी ओवरी का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो स्टेज में, तो ईच ओवरी कंटेन अबाउट 1 मिलियन फॉलिकल सेल्स। 1 मिलियन जो है फॉलिकल सेल्स लगभग इसमें पाई जाती है। लेकिन ये फॉलिकल सेल्स अकेले मैच्योर नहीं होती, दे डू नॉट मैच्योर इंडिपेंडेंटली। ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेती हैं और उन ग्रुप्स को ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। एक ग्रुप में कोई एक सेल ही मैच्योर होती है जो फीमेल गैमेट बनेगी। ठीक है, और बाकी सेल्स जो हैं ओवेरियन ओवरी की फॉलिकल सेल्स, वो उस पर्टिकुलर सेल को मैच्योर होने में हेल्प करती हैं। याद आया समझ में? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझने की कोशिश करो। तो एक ऐसे ओवरी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं, और ग्रुप्स मिलते हैं तो उन ग्रुप्स में कोई एक सेल है जो ओवम बनेगा, यानी जो फीमेल गैमेट बनेगा, और बाकी जो सेल्स हैं वो उसके मैच्योरेशन में हेल्प करती है। सो ऐसा करते करते जब अगर हम बात करें जब बर्थ होता है, ठीक है, तो बर्थ के टाइम पे ये डीजनरेशन, सेल्स का डीजनरेशन चलता रहता है, और इनका नंबर जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है। बाय रीचिंग टू द मैच्योरिटी इनका नंबर काफ़ी कम हो जाता है। वो नंबर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बाय रीचिंग टू मैच्योरिटी इनका नंबर काफ़ी कम हो जाता है। तो ये हर एक सेल ओवम नहीं बन पाती, उनका एक ग्रुप है जिसे हम ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं, और हर एक ग्रुप में से कोई एक सेल ही मैच्योर होती है। ये भी डिपेंड करता है कि सारे ओवेरियन फॉलिकल पूरे लाइफ स्पैन में मैच्योर नहीं हो पाते, तो ऐसा मौका कम ही सेल्स को मिलता है। अगर हम बात करें कि पूरे लाइफ में लगभग 350 से 400 ओवेरियन फॉलिकल ही हैं जो मैच्योर हो पाते हैं। ठीक है, और वो भी क्यों? क्योंकि उसका एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल में पाया जाता है, हम उसको आगे देखेंगे। सो ईच फॉलिकल कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। तो हर एक फॉलिकल में कोई एक सेल फॉलिकल सेल होगी, ओवेरियन फॉलिकल में कोई एक सेल होगी जो मैच्योर होके क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी, और बाकी सभी सेल्स उसके मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे। बाकी फिर अब इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा है मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल याद रखना है। और उसके बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, और यहाँ पर एक हमें प्रोसेस दिख रहा है ओवुलेशन, फिर प्रोटेक्टिव एग सेल, ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये हम देखेंगे कब, जब हम फिजियोलॉजी यानी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की बात करेंगे, तो उस समय हमारे समझ में आएगा कि ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते क्यों हैं। देखते हैं। सो एसेसरी डक्ट की बात करें तो एसेसरी डक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की, और फेलोपियन ट्यूब के बाद एक और डक्टल पार्ट जिसे हम यूटरस या वॉम्ब कहते हैं, और वेजाइना। फेलोपियन ट्यूब की तरफ आते हैं। थोड़ा सा भी जो डायग्राम हमें दिख रहा है, इस डायग्राम को ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओवरी है, ओवरी की तरफ जो है फेलोपियन ट्यूब के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें फिम्ब्रिए कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फिम्ब्रिए। याद रखना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ फेलोपियन ट्यूब सराउंडिंग ओवरी आर नोन एज फिम्ब्रिए। और फेलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, इसके 3 पार्ट मिलते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, 3 पार्ट, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम ओवरी की तरफ होता है और इस्थमस जो है यूट्रस की तरफ होता है, और इन दोनों के बीच में एम्पुला पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, एम्पुला सबसे ब्रॉड पार्ट है, आगे हम देखेंगे।
तो ये 3 पार्ट मिलकर फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं और फैलोपियन ट्यूब को ही हम ओविडक्ट कहते हैं। इसका इनर एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है। इनर एपिथेलियम इज लाइंड बाय सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, याद रखना है, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पाया जाता है। बहुत फेमस एपिथेलियम है जो यहाँ पर मिलता है और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के और भी पार्ट्स। यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर। और इस यूट्रस में हमें जो इसका रूफ पार्ट है, रूफ को हम फंडस कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड पियर है तो जो इसका रूफ पार्ट है उस रूफ पार्ट को हम फंडस कहते हैं। इसकी वॉल की अगर हम बात करें, यूटरस की वॉल जिसे हम यूटेराइन वॉल कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूटरस की वॉल की 3 लेयर मिलती हैं। बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, इनर लेयर एंडोमेट्रियम। तीनों लेयर की अलग इंपॉर्टेंस है, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो जो सबसे इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, उसमें हमें कुछ ऐसे फोल्ड्स दिख रहे हैं। इन फोल्ड्स को भी विलाई कहा जाता है। इनर फोल्ड होते हैं, इनर कैविटी की तरफ होते हैं। यूटरस की इनर कैविटी को यूटेराइन कैविटी कहते हैं। और इसकी जो लोअर पार्ट है, इस यूटरस का जो लोअर पार्ट है, जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है, उसे सर्विक्स कहा जाता है। उसमें कैनाल प्रेजेंट होती है, सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल के बाहर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं वेजाइना। तो ये वो पार्ट हैं जो एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हमने ओविडक्ट को देखा, हमने यूटरस को देखा और हमने वेजाइना के बारे में देखा। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा डिटेल भी देखते हैं कि डिटेल में ये क्या कहते हैं। सबसे पहले एसेसरी डक्ट की बात करें तो एसेसरी डक्ट में पहला नाम आता है जो ओवरी के सबसे पास है। सो द एसेसरी डक्ट प्रेजेंट क्लोज टू ओवरी, दैट इज फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। 2 पाई जाती हैं, एक लेफ्ट ओवरी से अटैच होती है और एक राइट ओवरी से अटैच होती है। ईच ओविडक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर एक ओविडक्ट कितना लॉन्ग होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम ओवरी की तरफ होता है, एम्पुला मिडिल पार्ट है और इस्थमस यूटेरस की तरफ होता है। इनफंडिबुलम में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट लिखा है, फनल शेप ओपनिंग विथ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज फिम्ब्रिए। एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द फनल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फनल शेप स्ट्रक्चर कौन सा है? इनफंडिबुलम है, एनसीईआरटी की लाइन है फनल शेप स्ट्रक्चर। और ये विश्वास मानिएगा कि जब भी मैं बच्चों की प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन जब लेता हूँ उनसे मैं वाइबा के बारे में पूछता हूँ, वाइबा सेशन लेता हूँ बच्चों से, एनसीईआरटी बेस्ड वाइबा। और जब भी एनसीईआरटी बेस्ड मैं वाइबा लेता हूँ बच्चों से, आप लोगों का भी मैं वाइबा रखूँगा, एक एक टॉपिक करके अपन रखेंगे, एक एक चैप्टर करके। तो जब भी मैं इंटरेक्टिव सेशन लेता हूँ तो मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि भाई ये फनल शेप स्ट्रक्चर किसके बारे में बोला गया है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, हाँ ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट। लेकिन जब हम एनसीईआरटी को खोल कर उसको देखते हैं तो हमें उसमें एक बहुत बड़ा समुद्र दिखता है। किसका समुद्र? इन्फॉर्मेशन का समुद्र। और वही इन्फॉर्मेशन हूबहू उसी रूप में एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फनल शेप ओपनिंग विद मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज फिम्ब्रिए। और ये फिम्ब्रिए क्या करते हैं? जब भी ओवरी से ओवम रिलीज होता है, ठीक है, ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसे कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के लिए इनमें भी एक ओपनिंग होनी चाहिए, इनमें भी एक ओपनिंग होती है जिसे ऑस्टियम कहते हैं। सो ओवरी से जब भी ओवम रिलीज होता है तो वो उसे ये कलेक्ट करते हैं और ऑस्टियम से वो जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, यानी फिम्ब्रिए से होते हुए इनफंडिबुलम में आता है। सो इट हेल्प टू कलेक्ट द ओवम। एम्पुला जो कि सबसे वाइडर पार्ट है, किसका सबसे वाइडर पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का। इट इज द वाइडर पार्ट, या बोला जाए वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एम्पुला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि
इससे रिलेटेड 2-3 ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, ठीक है। क्या रिलेटेड है? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि 2018 की जो एनसीईआरटी थी, उससे पहले की 2005 से लेके 2018 तक की जो एनसीईआरटी थी, उस एनसीईआरटी में लिखा था कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस एट इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन इन फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात लिखी थी। 2018 में ये करेक्शन हुआ और वहां पर लिख गया कि नहीं, इस जंक्शन पे नहीं होती, इट टेक्स प्लेस ओनली इन एम्पुला, इसमें इस्थमस का कोई लेना देना नहीं, इस्थमस का कोई रोल नहीं। तो अब ये करेक्शन हो गया है कि एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इसको मैं यहीं बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये याद रखना है। और फर्टिलाइजेशन का साइट क्यों है? क्योंकि इट प्रोवाइड द ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एम्पुला ही वो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करता है जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इस्थमस, इट इज़ द पार्ट प्रेजेंट वेरी क्लोज टू यूटेरस, ये वो पार्ट है जो यूटेरस के बहुत पास प्रेजेंट होता है, एंड इट ऑल्सो जॉइंस यूटेरस एंड इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये भी हमें याद रखना है, पूरे फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट है। और हमने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो आपको बता दी थी कि द सीलिएटेड एपिथेलियम, कौन सा सीलिएटेड एपिथेलियम, और मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं इस पे, याद रखना है, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में, जो यूटेरस से आने वाले स्पर्म और फैलोपियन ट्यूब या बोला जाए फिम्ब्रिय से आने वाले ओवम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। यूटेरस से आने वाले स्पर्म और फैलोपियन ट्यूब से आने वाले ओवम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन? ये सीलिएटेड एपिथेलियम। इस बात को हमें याद रखना है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, सीलिएटेड एपिथेलियम इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम का डायग्राम हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में बना है और बहुत बड़ा डायग्राम है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब वो डायग्राम बना है तो भाई ये पूछेगा तो कि ये डायग्राम कहाँ पर पाया जाता है, तो पाया जाता कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉम्ब, जिसे हम यूटेरस भी कहते हैं। इट इज इन्वर्टेड पियर शेप, ये इन्वर्टेड उल्टा नाशपाती के जैसा होता है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू पेल्विक वॉल, ये भी अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता है बाय द सपोर्ट ऑफ लिगामेंट जो पेल्विक वॉल से अटैच है। यूटेरस हैज 3 पार्ट, अपर पार्ट इज नोन एज रूफ और फंडस, मिडिल पार्ट इज बॉडी एंड लोअर पार्ट इज नोन एज सर्विक्स। ये हमें याद रखना, अभी हमने डायग्राम में पढ़ा है इसको। सर्विक्स ओपन्स इनटू वेजाइना, तो लोअर जो नैरोअर पार्ट है दैट इज नोन एज सर्विक्स, और सर्विक्स ओपन होता है किसमें? वेजाइना में। इसकी जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर हमने बताया। बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम, इट इज एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, बाहरी लेयर होती है, थिन होती है। द मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम इज मस्कुलर लेयर एंड थिक एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड व्हाट टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स की बनी होती है जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर्कुलर प्लस लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और जो सबसे इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर, यानी इसकी हाई ब्लड सप्लाई पाई जाती है और इसमें हाईली मतलब ग्लैंड्स का भी नंबर काफ़ी हाई पाया जाता है, और ये वो लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसका शेप में, इसके थिकनेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, 3 लेयर है। एक नॉर्मली पॉइंट आ जाता है कि नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में
जो यूटेरस है उसका इनर कैविटी का जो वॉल्यूम है वो 50 ml तक होता है, बट प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये बढ़ के 5000 ml तक पहुंच जाता है। तो ये यूटेरस का साइज़ जो है प्रेगनेंसी की कंडीशन में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, और वो इंक्रीज़ जो होता है दैट इज़ ड्यू टू एक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम के एक्शन की वजह से ये इंक्रीज़ देखा जाता है, साइज़ इंक्रीज़, जिससे इनर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। सो ये था बच्चों हमारे इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे के पॉइंट के लिए, आगे की थियरी के लिए, आगे के पार्ट्स के लिए हम चलेंगे अपने अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारी इसके बाद हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।